नमस्कार। बड़ी बिंदी के इस साप्ताहिक शो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर बार बड़ी बिंदी में एक किसी हस्ती को लेकर आते हैं, जिसने सामाजिक क्षेत्र में, जिसने समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ एक तरीके से मैं कह सकती हूँ, कुछ एक अलग तरीके की अनुभव लिए हुए हों। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी आज के दिन कि आज संडे है। आज कई हफ्तों बाद मुझे छुट्टी मिली है और उस पे मैं शालिनी दीदी से बात करने जा रही हूँ। ये मेरे लिए एक डबल ट्रीट के जैसा है। तो ये कहते हुए मैं शालिनी दीदी आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आपके कार्यों के बारे में हम एक-एक करके शो के दौरान बात करेंगे। आपका बहुत स्वागत है बड़ी बिंदी के मंच पर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शालिनी दीदी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ। शालिनी श्रीनेत हैं जो एक अपना फाउंडेशन चलाती हैं, अपना पेज चलाती हैं जिसका नाम मेरा रंग है। तो उस रंग के बारे में आज हम शालिनी दीदी से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। उनको ये विचार कैसे उनके मन में आया मेरा फाउंडेशन के बारे में, वो भी हम उन्हीं से जानेंगे। तो शालिनी दीदी, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि मेरा रंग, ये विचार आपके मन में कैसे आया कि मुझे सामाजिक क्षेत्र में या एक वेब पेज बनाना चाहिए, एक इसके बारे में बात करनी चाहिए, कैसे आपके मन में आया? दरअसल इसके लिए मुझे पहले तो सारे दर्शकों को नमस्कार। इसके लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं एक प्रधान की बेटी हूँ और मेरी शादी इंटर के बाद हो गई थी। तो जब मैं शादी करके ससुराल में आई, तो मेरी सास ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम सोशल वर्कर बनो। तो उस समय बात समझ में नहीं आई। उस समय तो ये लगता था कि मेरा जो अपना सपना था, वो था कि मैं एयरफोर्स में जाऊँगी। तो मुझे लगा कि ये लोग मुझे पढ़ाएँगे और एयरफोर्स में मैं जाऊँगी। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि जो है सोशल वर्कर बनूँगी। खैर कुछ समझ नहीं आया उस समय, सब्जेक्ट ले लिया और पढ़ना शुरू कर दी। तो उसमें मेरा एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हुआ। जी। तो हालाँकि उस समय कुछ नहीं कर पाई। उस समय मैं पढ़ाई के बाद नौकरी करने लगी और भी एक एनजीओ के साथ नौकरी कर रही थी। उस समय मैं अपने कोऑर्डिनेटर के साथ कुछ-कुछ इस तरह के काम करते थे कि सड़क के किनारे बच्चे घूम रहे हैं या कुछ भीख माँग रहे हैं या कुछ बच्चे साइकिल की दुकान पे काम कर रहे हैं, उम्र कम है, तो वहाँ से निकाल के हम लोग उनका एडमिशन करा देते थे। सारे लोग मिल के करते थे, कई जी, लोग थे जी। हमारे। तो ये वहाँ से छोटी-सी शुरुआत हुई और उसके बाद मैं नौकरी में रही, फिर मेरा अपना बिज़नेस रहा। 2016 में बल्कि 15 में मेरी तबीयत खराब हुई और उस समय मेरा बिज़नेस था। तो मेरे घर बहुत सारे लोग देखने आते थे मुझे, दोस्त लोग। उसमें एक मेरी पत्रकार दोस्त आई, तो उनसे मैं बार-बार शिकायत करती थी कि यार ना मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, मेरा काम ऐसा है, उसमें लेबर वर्क ज़्यादा होता था, तो मैं पढ़ नहीं पाती हूँ। तो वो कहती थी कि कुछ ऐसा काम शुरू करो ना जिसमें पढ़ने-लिखने का भी हो। जी। और उसी समय कुछ इस तरह हुआ कि मेरा जो काम था, वो धीरे-धीरे बंद होने के कगार पे चला गया और हमने सोचा कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं, जिसमें पढ़ने-लिखने का काम हो। तो वहाँ से मेरा रंग की शुरुआत हुई और जब मेरा रंग की शुरुआत मैं करने के लिए प्लान कर रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप पत्रकार हैं नहीं, कैसे ऐसा काम कर पाएँगी? मैंने कहा कि मैं एकदम युवा लड़कियों का इंटरव्यू करूँगी, जो अच्छा काम कर रही हैं, अच्छा लिख पढ़ रही हैं। उनको जल्दी कोई सामने नहीं ले आता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे लोग भी उनके बारे में नहीं बात करते हैं क्योंकि वो बहुत युवा होते हैं। तो यहीं से शुरुआत हुई, 2016 में हमने इसकी शुरुआत की, इसका नामकरण हुआ, 4-5 नाम हमने इसके लिए लिखे, फिर ये फाइनल हुआ कि मेरा रंग ठीक रहेगा, फिर यहीं से हमारी शुरुआत हुई। फिर हमने जी, उसमें मैं अगले इंटरव्यू का प्रश्न पे आने वाली थी कि मेरा रंग ही क्यों? ये नाम ही क्यों? काफ़ी काफ़ी अलग है अपने आप में ये नाम। हाँ, दरअसल हमने नाम तो 5 रखे थे कि इस तरह से था। मेरा सबसे पसंदीदा नाम था सोशल पंचायत और इनसे मिलिए क्योंकि मैं इंटरव्यू करने वाली थी। जी। इनसे मिलिए, हम भी हैं, इस तरह से 5 नाम थे। लेकिन कुछ दोस्तों को भेजा गया पाँचों नाम, तो सबकी मुहर इसी पे लगी, मेरा रंग पे, जी। कि आप महिलाओं के लिए बात कर रही हैं, एक महिलाओं का इंटरव्यू करेंगी, तो इस पे मेरा रंग ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए मेरा रंग। मैं अपने दर्शकों को बताती चलूँ कि शालिनी दीदी से की मुलाकात मुझसे आज हो रही है, पर मैं उनको पिछले कुछ समय से मेरा रंग में सुनती आ रही हूँ और मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी होगा तो कभी कभी देखिए कब संपर्क हो पाएगा उनसे। और बड़ी बिंदी ने और विभा दीदी ने ये पुरस्कार आज मुझे एक अनमोल तोहफा दिया कि, और वो भी जिसकी जानकारी नहीं थी।
कि दीदी से मिलना आज यहाँ पे हो पा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में और पहले भी मैंने कई सारे इंटरव्यूज भी आपके सुने। अभी पिछले कुछ दिनों में मैं सुन रही थी आपने संजना तिवारी जी का इंटरव्यू किया। तो आप कैसे, किस तरह से इन लोगों को चुनती हैं? संजना तिवारी जी के बारे में हमने जाना कि वो मंडी हाउस के बाहर एक एक पेड़ के तले ही एक बुक स्टोर चलाती हैं, रोज सेटअप करती हैं, रोज ले जाती हैं। तो ये लोगों को आप कैसे चुनती हैं इंटरव्यू के लिए? दरअसल कुछ तो लोगों से मुलाकात खुद ही होती है जाते आते। कुछ लोगों का कुछ लोग नाम सुझा देते हैं, फिर उनके बारे में हम सर्च करना शुरू करते हैं अनेक माध्यम से, गूगल पे जाके, फेसबुक पे जाके, इंस्टा पे जाके देखते हैं, फिर उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर हम उनसे संपर्क करते हैं। किसी से नंबर मिल जाता है या फेसबुक पे इनबॉक्स में कर लेते हैं संपर्क। फिर इस तरह करके उनकी पूरी उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। कोई किताब आई है तो उनकी किताब मंगा के पढ़ लेते हैं। फिर इस तरह करके तैयारी करके हम उनसे बातचीत करते हैं। तो जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया कि आप एक मैं कह सकती हूँ कि आप शुरुआत से ही देखती आई हैं, आप एक प्रधान की बेटी हैं, तो आप में वो शायद एक लीडरशिप क्वालिटी कहीं ना कहीं बचपन से ही रही होगी। माहौल ही शायद वैसा रहा होगा घर का। तो वहां से ही ख्याल था कहीं ना कहीं कि मुझे कुछ अलग करना है, या कैसे था? शादी के पहले भी वैसा आपने कभी कुछ सोचा था, या शादी के बाद ही इस तरफ आपने मुड़ने के बारे में जाना? लीडरशिप नहीं कह सकते, लेकिन सोशल वर्क कह सकते हैं। जब मेरे पिता जिस समय प्रधान थे, मैं बहुत छोटी रही हूँ तब की बात है, तो उस समय प्रधान की कोई सैलरी नहीं हुआ करती थी। बस प्रधान को पावर होता था कि वो गांव के जितने अभी के प्रधान के पास पावर होती है, वो सारे पावर होते थे। और उसमें ये होता था कि गांव समाज जमीन किसको दे दी जाए, किसको कहाँ छप्पर छवा दिया जाए, ये सारी चीजें उस समय होती थी। कोई तनख्वाह नहीं होती थी, तो वो घर से ही जाता था। प्रधान अगर किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की लड़की की शादी है, चाहे कुछ भी है, तो प्रधान जी अपने घर से ही दे रहे हैं। लड़की की शादी में साड़ी दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, चावल, जो भी उस समय जरूरत होती थी उस तरह की चीजें देते थे। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि लीडरशिप, लेकिन हाँ, सोशल वर्क कहीं ना कहीं था, मेरे खून में है। और धीरे धीरे जो है बड़ी होती गई तो बहुत सारी चीजें देखते हुए बड़ी हुई। और मेरे भाई एयरफोर्स में थे, तो मुझे कोई इस तरह का कुछ नहीं करना था। बचपन से सोशल वर्क नहीं करना था, मुझे एयरफोर्स में जाना था। तो जिन भाई को देख के मेरे मन में ये बात आई थी कि मैं जाऊंगी एयरफोर्स में, वो भाई ही नहीं रहे, एक्सीडेंट हुआ और एक्सपायर कर गए। तो दुर्भाग्य मेरा रहा कि उसके बाद मेरी पढ़ाई रुक गई और इंटर के बाद ही मेरी शादी कर दी गई। तो मैं ससुराल में आके अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद से जॉब किया। तो ऐसा नहीं है, बचपन से ऐसा कुछ नहीं था। देखा था, माहौल खूब देखा था। पिताजी के साथ पंचायत में बैठी, पिताजी के साथ घरों में गई, तो बहुत सारी चीजें देखी थी, लेकिन ऐसा कुछ पहले से नहीं थी। आप इतनी स्त्रियों से, इतने लोगों से मिलती हैं, अभी भी मिलती हैं, और शुरू से ही आप सामाजिक कार्य कर रही हैं। स्त्रियों की दशा पर आपको क्या कहना है? आपको क्या लगता है? मैं फिर से डॉट्स कनेक्ट करते हुए पीछे ले जाती हूँ, क्योंकि चूंकि मैं आपके इंटरव्यू सुनते आ रही हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो मैं ये जानती हूँ कि आपने कहीं ना कहीं कहा है कि बदलाव देखने को मिल रहा है आजकल स्त्रियों की दशा में। पर क्या आप उसको ये समझती हैं कि वो दैट इज इनफ एज ऑफ नाउ, या अभी कितनी ग्रोथ बाकी है और लोगों की सोच कितनी बदल रही है? इसके बारे में अपने विचार हमें बताइए। देखो, परसेंटेज में तो नहीं बता सकते, लेकिन ये तो है कि बदलाव आ रहा है। आप खुद ही देख रहे होगे, है कि नहीं है? लेकिन मैं गांव की तरफ जाऊंगी अगर उसकी बात करें। गांव में इस समय काम भी कर रही हूँ कई गांव में। एक बार मैं बरेली के गांव में गई, हरदुआ में भी मैंने चीजें देखी। अभी चित्रकूट के गांव में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत हो गई है। वहां पे गौरिया गांव है वहां पे। तो जब हम ग्रामीण जगह पे जाते हैं तब हम ये नहीं कह पाएंगे कि बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि वहां पे बहुत ऐसे लोग हैं कि जो अभी पुराने विचार से चल रहे हैं। घूंघट निकालना, किसी के सामने ना आना, बेटियों को पढ़ने के लिए भेजने से रोकना, कम ही पढ़ाई के बाद शादी कर देना या शादी की तैयारी जी। तरह का। लेकिन शहर में तो बदलाव आ ही रहा है ना? तो उसको परसेंटेज में हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सर्वे नहीं कोई किया है। बस इतना कहूंगी कि शहर में बदलाव आ रहा है। लड़कियां तेजी से बदल रही हैं। इवन गांव की भी लड़कियां जब शहर की तरफ आ रही हैं तो वो अपने आप में बहुत तेजी से उनकी ग्रोथ होती है। जी। तो इस तरह का। शालिनी जी, हमें अपने फाउंडेशन के बारे में कुछ बताइए। क्या आप किसी एक टीम के साथ काम करती हैं? जैसे आपने भी चित्रकूट के एक गांव के बारे में बताया, वहाँ किस तरह के कार्य होते हैं?
दरअसल हम एक बार तो मैं वहाँ ऐसे ही एक लड़की को लेके, माउंटेनियर लड़की है, उसको लेके मैं गई जानने के लिए। वहाँ पे एक मित्र हैं, कैलाश मिश्र, तो उनकी हमारी मुलाकात हुई थी हरिद्वार में। तो हरिद्वार के लड़कियों महिलाओं से जब मेरी बात हो रही थी, तभी उन्होंने कहा कि आप मेरे गांव में आइए, मेरा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है। और वहाँ की महिलाओं की बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि कितना पिछड़ापन है, कि वहाँ की महिलाएं आज भी पैड नहीं इस्तेमाल करती हैं, राख लपेट के कपड़े में पीरियड के जी। समय में इस्तेमाल करती हैं, ठीक है? और घूंघट बहुत है वहाँ पे, बहुत पर्दा है। इस तरह की बातें उन्होंने बताई। तो फिर हम लोग जब गए, एक लड़की के साथ मैं गई, प्रिया नाम है उसका, माउंटेनियर है, उसके साथ जब हम गए और सबसे मिले, तो हमने देखा कि हाँ, काफ़ी जो है पिछड़ा वो है। और एक जगह हम लोगों ने एकत्रित किया महिलाओं को और वहाँ पे बातचीत किए। तो वहाँ पे देखने को मिला कि पता नहीं ये बात मुझे इस पे बोलना चाहिए कि नहीं, कि महिलाएं जो है ब्रा नहीं पहनती हैं। एक तो उनके पास कुछ महिलाओं के पास तो खरीदने की वो नहीं है, उनके पास बजट नहीं है। जी। कुछ महिलाएं कहती हैं कि अरे, मतलब शर्मा के बताती हैं, ब्रा के बारे में बात करो ना तो शर्मा के बताती हैं कि अरे ऐसे करके वो और झुक जाएंगी और घूंघट निकाल लेंगी। तो बात करने के दौरान मुझे लगा कि हाँ, बहुत पिछड़ा हुआ है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं उस गाँव में जाके कुछ बहुत अद्भुत कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं बार-बार जाऊँगी तो एक छोटी पहल ही धीरे-धीरे करूँगी। अवेयरनेस आएगी। जी। हाँ, कुछ तो बदलाव आएगा। तो अभी मैं महिलाओं से जाके बात करती हूँ, चीज़ों के बारे में बताती हूँ। बहुत सारी महिलाओं से कहती हूँ, "अरे घूँघट निकालो यार, तुम्हें कैसे पहचानूँगी?" तो वो लोग घूँघट अपना हटा लेती हैं। है ना? जी। वहाँ अभी मैं गई थी तो प्रधान से मिल के आए हम लोग। प्रधान से वहाँ की जो योजनाएँ हैं, जैसे आंगनबाड़ी से जो चीज़ें मिलती हैं, वो गाँव की महिलाओं तक नहीं पहुँच पा रही हैं, तो प्रधान से बात हुई कि हम चाहते हैं कि आपके साथ मिल के काम करें। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ। तो इन सारी चीज़ों पे जो भी प्रधान की सुविधाएँ हैं, वो गाँव के लोगों को मुहैया हो सके, अभी इस बार हमने इस पे बात किया है। तो मैं गाँव में जाने का मेरा मकसद यही है कि मैं जाऊँ, उन्हें जागरूक करूँ कि आपके हक अधिकार क्या हैं, और पढ़िए, पढ़ने के बिना पढ़ाइए बच्चियों को, खास तौर से अब वो क्या पढ़ेंगी, पढ़ाइए बच्चियों को ताकि वो अपने हक अधिकार जान सकें। बिल्कुल, जैसा कि आज हमारा सब्जेक्ट भी हमने टॉपिक भी वही चुना है धरातल पर, और आप उतने ही धरातल पर ग्रास रूट लेवल पर लोगों के साथ मिलके काम करें। और ये हम बखूबी समझ सकते हैं कि ये रास्ता आसान तो नहीं है। जब हम किसी जगह, किसी गाँव में जाते हैं, तो वो हमारी कोई नोन जगह नहीं है जहाँ पे हमारे लिए सब यू नो थाली बिछाए रखे और हम आराम से जाके बात करें। तो मैं थोड़ा-सा उन चैलेंजेस के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी, किस तरह के चैलेंज आप वहाँ फेस करते हैं? दरअसल जब हम जाते हैं तो किसी न किसी के माध्यम से जाते हैं, क्योंकि हम बहुत दूर जाते हैं। वो जी। शहर से बहुत दूर है। हम लोग जहाँ जाते हैं, समझिए जिस स्टेशन पे उतरते हैं, उस स्टेशन से 32-35 किलोमीटर अंदर वो गाँव है। तो किसी न किसी के माध्यम से जाते हैं। जैसे हम हरिद्वार में गए तो पंकज मिश्र हैं, बरेली से, हमारे हस्बैंड के जूनियर रहे हैं। तो उनसे हमारी दोस्ती थी, तो उनके माध्यम से वहाँ पहुँचे थे। यहाँ पे है तो कैलाश मिश्र से हमारी दोस्ती हो गई, तो उनके माध्यम से पहुँचते हैं, और बल्कि उन्हीं के यहाँ हम लोग रुकते भी हैं। इस बार तो हम कई लोग गए थे। तो जी। उन्हीं के यहाँ हम रुकते भी हैं, और इस बार हमने सिर्फ उन महिलाओं से नहीं बात की, हम स्कूलों में भी बात किए, स्कूल के बच्चों से भी बात किए, प्राइमरी स्कूल के बच्चों से बात किए, तो और उनके पेरेंट्स से बात किए, प्राइमरी स्कूल के जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। तो उनके पेरेंट्स ने बताया कि कापी किताब तो मतलब सॉरी, किताबें दे देते हैं स्कूल वाले, लेकिन कापी नहीं देते हैं। जी। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके पास कापियां नहीं होती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जब भी आपको लगे जिन बच्चे के पास कापियां नहीं हो पा रही हैं, आप हमें फ़ोन करें, 10 दिन 15 दिन पहले करें ताकि मैं भिजवा सकूँ। जी। और प्राइवेट स्कूल में गई बात करने, तो वहाँ पे भी ये संकट था कि किताबें तो हो जाती हैं, कापियाँ बड़ी दिक्कत होती हैं, लोगों को नहीं मिल पाती हैं। तो वहाँ पे भी मैंने कोशिश की उनको वो करने की कि भाई आप हमें बताएँ। वहाँ पे करीब 100 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। और वो प्राइवेट स्कूल खुद के दम पे एक हैं सज्जन, उन्होंने खोला है, उनका नाम मुझे भूल गया है, उन्होंने खोला है।
और वो कहीं से मान्यता प्राप्त नहीं है, किसी स्कूल से एग्जाम दिलवाते हैं, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं ताकि गांव की लड़कियां बाहर नहीं जा पा रही हैं तो वहां पढ़ पाए। तो जी। बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छा स्टाफ है उनके पास। तो वहां पे भी कापी की दिक्कत उन्होंने बताई, तो मैंने कहा कि आप बताइएगा तो मैं यहाँ पे भी कापियां भिजवा दूंगी। तो बहुत, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत दिक्कत से वहां पहुंची हूं मैं, ऐसा नहीं है, बहुत दिक्कत नहीं हुई है। थोड़ी बहुत असुविधा तो होती है, आप गांव में जाओगे तो भाई गाड़ी कौन भेजेगा, किसकी गाड़ी से जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये सारी चीजें जी। होती हैं। बाकी अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है कि मैं कहूँ कि अरे बहुत समस्या का सामना हमें करना पड़ता है जब जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जी। वहां पे समस्या का सामना करना पड़ता है। वो जिस तरह का केस रहता है उस तरह का वहां पे हम लोग देखते हैं कि कैसे इससे बातचीत हो सकती है। बाकी जिस भी गांव में आप जाते हैं काम करने के लिए, वहां पे जो एक जो ग्राम पंचायत है या उससे जुड़े जो जो एक मैनेजमेंट की मैं कह सकती हूँ, लोकल गांव का जो मैनेजमेंट है, लीडर्स हैं, वो सारे सपोर्ट करते हैं। जैसे कि आपने बताया, आप अभी एक गांव में गई जहाँ पे महिलाओं को ब्रा के बारे में भी नहीं पता है या वो पैड भी यूज नहीं करती हैं, तो जब आप घरों में जाके उनमें जागरूकता जगाते हैं तो क्या किसी तरह का विरोध झेलना नहीं पड़ता है वहां के लोकल पुरुषों से किसी भी तरह से? और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो ब्रा के बारे में नहीं जानती, लेकिन वो शर्मा सी जाती हैं, है ना। कोई कोई जी। ब्रा के, हाँ, ब्रा के बारे में बात कर सकता है। और विरोध तो नहीं झेलना पड़ा, कोई ऐसा विरोध नहीं झेलना पड़ा। लेकिन जब मैं ये बात कहती हूँ कि घूंघट हटाने में क्या दिक्कत है, तो वो लोग जी। बताती हैं कि घूंघट निकालना और गांव के किसी पुरुष के सामने आना, मतलब ये कह दिया जाएगा कि उनसे उनका कोई रिलेशन है, अच्छा। गलत संबंध बता दिया जाएगा। इसलिए हम गांव के किसी भी पुरुष के सामने अपना मुंह नहीं दिखा सकते। जी। हाँ, तो किसी तरह का मेरा विरोध नहीं किया जाता वहां पे, बल्कि बड़े आदर पूर्वक वो लोग जो है मुझे बैठाते हैं, सारी स्त्रियां इकट्ठा होती हैं। वो घूंघट भले ना हटाएं, कुछ कुछ हटा लेती हैं, कुछ कुछ नहीं हटाती हैं, और ढंग से मेरी बातें सुनती हैं, हाँ हाँ करती हैं, कुछ पूछती भी हैं। कई लड़कियां पूछती हैं कि ये ऐसे हुआ, मैं ये पढ़ रही हूँ, आगे क्या करूंगी, लेकिन विरोध नहीं करती हैं। फिलहाल तो मुझे कहीं विरोध नहीं झेलना पड़ा है ऐसा कुछ। जी। तो मैं देखती हूँ कि आप मैंने आपका चैनल भी देखा दीदी, मैं देखती हूँ कि उसमें तरह तरह की महिलाएं आती हैं जो घरेलू हिंसा पे बात करी। आपने एसिड विक्टिम्स के लिए भी काफी चर्चाएं की हैं पहले। तो अगर मैं एसिड विक्टिम, मैं चाहूंगी आप उन उन स्त्रियों के बारे में भी कुछ बताएं कि कैसे उन्होंने, क्योंकि हम में से बहुत सारे हैं जिन्होंने जो अपने अपने जीवन में अलग अलग तरह के चैलेंजेस देख रहे हैं और हमें लगता है जो हम झेल रहे हैं उससे बड़ा कुछ है नहीं। पर जब हम दूसरे के दुख से रूबरू होते हैं और हम देखते हैं कि वो क्या झेल के यहाँ तक पहुंचा है और फिर भी उसमें आज भी वो जिजीविशा बाकी है आगे बढ़ने की, तो मैं चाहूंगी आप एसिड विक्टिम्स से जो आपकी बातचीत हुई उसके कुछ अनुभव आप हमारे साथ शेयर करें। दरअसल एसिड विक्टिम से बहुत सारी लड़कियों से हमारी बातचीत हुई है, और छांव फाउंडेशन के साथ मैं लगातार उनके अभियान के साथ रहती हूँ। आलोक हम लोग के जानने वाले हैं, जो उसके डायरेक्टर हैं छांव फाउंडेशन के। तो मैंने मेरा रंग पे लाइव में भी बहुत सारी लड़कियों से, जैसा कि आप कह रही हैं, जी। मैंने बात, और वैसे भी मैं जाती रहती हूँ वहां पे फाउंडेशन में, तो वहां पे भी सामने सामने हमारी बातचीत होती है। तो आपने इंटरव्यू में देखा ही होगा, कई तरह के मामले वहां पे हैं। एक तो ये कि किसी लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को मना कर दिया तो उसने जी। तेजाब फेंक दिया, किसी ने अपने जीजा को कुछ कह दिया तो उस पे तेजाब फेंका गया। इवन पिता भी, एक केस में देखेंगे कि उसका पिता, उस माता पिता मिलके उस पे एसिड फेंक देते हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस वजह से एसिड फेंका गया, वजहें बहुत सारी होती है। सास एसिड फेंक देती है, पति एसिड फेंक देता है, मोहल्ले के जी। कोई लड़के हैं घूम रहे हैं, उनसे उसने कुछ मना कर दिया तो वो एसिड फेंक देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक है। लेकिन मानसिकता की बात है, वो इसी मानसिकता के लोग हैं कि अगर किसी ने ना कह दिया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, एसिड फेंक देंगे कि इसको तो कुरूप बना देना है। लेकिन क्या करेंगे, उनकी जिजीविसा का वो तो नहीं खत्म कर सकता ना कोई, वो तो जी। उसके साथ खड़ी हैं, लड़ रही हैं, और आज वो बहुत सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही हैं छांव फाउंडेशन के साथ जुड़ के। और ज्यादातर महिलाएं अब छांव के साथ जुड़ी हुई हैं, और वहाँ पे उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, कंप्यूटर सिखाया जाता है। जो लड़कियां डांस सीखना चाहती हैं डांस सीखती हैं, म्यूजिक सीखती हैं,
कोई ब्यूटिशियन के कोर्स कर रही हैं, तरह-तरह से उनको आगे बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है छाँव के माध्यम से। बिल्कुल। मैंने ये भी आपके बारे में जाना शाली जी, वो ये कि आपने एक घरेलू स्तर पर हम कैसे झोले बना सकते हैं और उनका कैसे आगे तरह-तरह से प्रयोग किया जा सकता है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही एक तरह से अलग विचार रहा है कि हस्तकला भी है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मैं ये भी कहूंगी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्लास्टिक आप कपड़ा यूज कर रहे हैं जो रीयूजेबल है, वॉशेबल है। तो ये विचार कहाँ से आया? दरअसल ये विचार इस तरह आया कि आप देख ही रही होंगी कि पॉलिथीन बंद करने के लिए सरकार बार-बार करती रहती है। और नोएडा में एक मेरी दोस्त हैं, सैल माथुर, वो बड़ी बिंदी लगाती हैं। असल में सबसे बड़ी बिंदी वही लगाती हैं। जी। बहुत बड़ी बिंदी लगाती हैं। तो नोएडा में काम कर रही हैं और उन्होंने शायद 55-56 पड़ता है उनका सेक्टर, वहाँ पे बिल्कुल पॉलिथीन बंद करा दिया है। और वो बार-बार हमें अपने कार्यक्रमों में बुलाती रहती थी, लोगों से मिलवाती रहती थी, वहाँ पे वेंडर से बात कराती रहती थी कि देखो ये लोग पॉलिथीन नहीं रखते हैं। फिर उन्हीं का देख के मन में आया कि यार ये तो बहुत अच्छा काम है। और उन्होंने कहा भी कि तुम अपने लोकल मार्केट में शुरू करो। तो हमने उन्हीं के कहने पे, उनके सपोर्ट से भी, उनकी टीम भी आती थी उस समय और हमारी भी यहाँ पे 2-4 लोगों की टीम बन गई मोहल्ले की। तो हम लोगों ने अपने मार्केट में, जो मेरे घर के आसपास लगता है, उस मार्केट में हम लोगों ने बातचीत किया। कई बार सब्जी वाले बड़े नाराज हो जाते हैं, कई बार बुरा भला बोल देते हैं कि सरकार को तो नहीं बंद करा पाएंगी, लो इनकी औकात तो सरकार से बोलने की है नहीं, हम गरीब लोगों को परेशान करते हैं ये लोग। तो खैर इस तरह करके वहां मंडी में हम लोग को बहुत विरोध झेलना पड़ता है पॉलिथीन के लिए। वहां पे बड़ा वो लोग उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, लेकिन काम करने उतरे हैं तो उल्टा सीधा भी सुनना पड़ेगा। फिर हम लोग समझाते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है, हर लोग विरोध नहीं करते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि वो लोग कहते हैं कि हर रोज हमारा 300 का पॉलिथीन जाता है, तो मैम अगर पॉलिथीन बंद हो जाएगा तो 300 की बचत होगी जी। लेकिन कैसे करें, लोग लेके ही नहीं आते हैं। और हम लोगों की लड़ाई आम लोगों से कई बार हो जाती थी कि जैसे सपोज कोई व्यक्ति कार से उतरे और वो सब्जी लेने लगे, तो हम लोग कहते थे कि भैया पॉलिथीन में क्यों सब्जी ले रहे हैं, झोला नहीं ले आए हैं? कहते थे ऑफिस से आ गए हैं। तो हम लोग पूछते थे कैसे आए हैं? तो कहते थे गाड़ी से। तो हम कहे गाड़ी में 2-4 झोला पहले ही से रखे रहते, हम लोग रखे रहते हैं। अरे मैडम इतना थोड़ी ना याद रहता है। हम कहे सर अपना टिफिन नहीं भूलते होंगे। मतलब इस तरह का हम लोग लॉजिक देते हैं। हाँ, और कई बार तो लोग कहेंगे कि बड़े आ गई पॉलिथीन बंद कराने वाली, ऐसे करके। तो बहुत उल्टे सीधे सुनते हुए फिर लगा कि क्यों ना हम लोग झोला बनाना शुरू करें और लोगों तक झोला पहुंचाएं। हम सारी दुनिया तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन जिन जिन तक पहुंचा सकते हैं उन तक तो पहुंचा ही दें। साथ में गोरखपुर में कुछ महिलाएं थी, इन दोनों बातों को एक साथ जोड़ना पड़ रहा है कि कुछ महिलाएं थी जो कहती थी कि मैम कुछ काम मिल जाता तो अच्छा होता। मेरी कोई फैक्ट्री तो है नहीं कि मैं काम दे दूं, है ना ही मैं सरकार में हूं कि कहीं सिफारिश लगा दूं। तो मैं लगातार इस पे सोच रही थी कि क्या ऐसा किया जाए, बहुत नहीं लेकिन स्त्रियों का अपना जो खर्च होता है वो निकल आए। तो इन दोनों बातों को मिला के कि पॉलिथीन के खिलाफ हमें काम करना है, साथ में उन लड़कियों महिलाओं को थोड़ी सी इनकम हो जाए जिससे वो अपने खर्चे निकाल लें, अपने बेटी बेटा का फीस जमा कर लें। इस तरह सोच के फिर हमने जो है पिछले गर्मी में ये काम हमने शुरू किया है और अभी दिसंबर में बल्कि वहाँ के मेयर से उसका अनौपचारिक एक उद्घाटन कराया है और अभी अच्छा चल रहा है, अच्छा लड़कियां काम कर रही हैं, हमारे पास मशीनें आ गई हैं और लड़कियां यहाँ सेंटर पे आके काम करती हैं। कुछ महिलाओं के छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो लोग कभी कभी ये होता है कि थोड़ी देर यहाँ काम करती हैं, बाकी कपड़े लेके जाती हैं अपने घर से सिल के करके लाती आती हैं। हाँ, तो वो लोग खुश हैं। हम तो तमाम वीडियो भी उन लोगों के शेयर कर रहे हैं, वो लोग इतना खुश होती हैं कि वो कहती हैं कि मतलब यहाँ आके मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि पैसा तो मिल ही रहा है, साथ में इतनी सहेलियां मिल गई हैं, अपने दुख सुख हम लोग शेयर करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। और मैं देख रही हूँ, मैं अभी कल ही तो लौट के आई हूँ वहां से, 10 दिन के लिए गई थी, कुछ ऑर्डर था पूरा नहीं हो पा रहा था तो मुझे जाना पड़ा उन लोगों के पास ऑर्डर। तो ये जो सारा काम है ये गोरखपुर में ही होता है, वहां से आता है स्टॉक? हाँ हाँ जी, गोरखपुर।
तो मैं वहां पे गई थी, तो मैं देखती थी कि वो लोग जब इकट्ठा होती है ना, तो आधे घंटे तक कोई काम नहीं होता है। आधे घंटे तक हाय हेलो, हाँ ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बॉय, आपस में ही एक दूसरे को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह के मस्ती करती हैं लोग। फिर वो काम पे जाती हैं, और काम में भी एकदम कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, अरे यार तुम्हारे वहां ये बना है, मेरे वहां ये बना है, मेरे वहां तो ऐसे हो गया। वो इतना मस्ती से काम करती हैं, बहुत खुश हैं। मेरे पास एक और वीडियो मैं शेयर करूंगी, और वो लोग बहुत एंजॉय कर रही हैं। और जैसे ही उनको ये लगता है कि इतना काम कर लिया है, मेरे पास आया नहीं होता है, उनका झोला सिला हुआ आया नहीं होता है, तभी लोग जी। बता देते हैं कि मैंने इतने झोले सिल दिए हैं, लेकिन मुझे इतने पैसे की जरूरत है, प्लीज आप दे दीजिए। तो मैं उनको यहाँ से गूगल पे करके जी। पहुंचा देती हूँ। हाँ, तो खुश हैं वो लोग, और मैं भी खुश हूँ कि छोटा ही सही कुछ लोगों की मदद कर पा रही हूँ। उसका कोई मुझे घमंड नहीं है, बड़ी इसको शालीनता से कह रही हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 4 महिलाएँ हमारे साथ काम कर रही हैं। उनको आपने उनका, जितना मैं आपसे सुन के समझ पा रही हूँ माहौल, उनको आपने उनका एक कोना दे दिया है जो सिर्फ उनका है, जहाँ पे वो बिल्कुल, अपनी सारे सुख दुख हंसी खुशी सब शेयर कर सकती है। और काम तो हो जाता है, काम जब आपका, आप मानसिक लेवल पे आप इतने खुश हैं तो काम तो बेहतरीन होगा ही होगा, वो कैसे नहीं होगा। बिल्कुल। अरे उन लोगों के मज़ाक मतलब सुनने में कभी-कभी लगता है कि ये डबल मीनिंग वाला हो गया, अति हो गया। लेकिन वो लोग इतना एन्जॉय करते हैं कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। हम कहते हैं पहले कर लो तुम लोग, फिर काम किया जाएगा। शालिनी जी, आपसे मैं एक, आपको सुनने के बाद एक एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ये जो एक बहुत बड़ा वर्ड है आजकल, बहुत लोग उसको हाई फंडू रूप में यूज करते हैं, इनर पावर, वो कहाँ से आता है आप में? वो कैसे मिलता है आपको? क्योंकि जब आप जगह जगह जाते हो, बीइंग अ वुमन, हम फैमिली देख रहे हैं, बच्चा देख रहे हैं, हमको फिजिकल पेन्स भी रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, आप जहाँ हैं, मैं देख पा रही हूँ वहां पे ठंड है बेहद, मौसम की मार भी है, तो ये सब कुछ देखने के लिए एक इनर पावर कैसे आता है? मुझे नहीं समझ में आया कभी कि किस तरह मुझे ये सब करने के लिए एनर्जी मिलती है। मेरे घर वाले जो है हमेशा मुझे कुछ-कुछ कह के पुश करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मेरे घर से ये सारी चीज़ें मिलती हैं कि मुझे कुछ करने के लिए आगे जाना, निकलना, घर से निकल जाना, ठंडा पड़ रहा है तब भी, इतने ठंड में जैसे मैं गोरखपुर गई, मैं जब गई हूँ तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, जी। वहाँ से भी बार-बार दोस्त लोग फ़ोन कर रहे थे कि यार खूब जैकेट-वैकेट लेके आना, बहुत ठंड है। तो एक तो मन में ये है कि कुछ करना है। कई बार तो ये लगा कि जैसे मैंने बिज़नेस भी बताया कि की हूँ, तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ये मुझे बार-बार लगता है कि मैं शुरू कर लूँ, करके देखती हूँ। जी। तो मैं बहुत सारे काम की हूँ छोटे-छोटे, मतलब बचपन से लेके अब तक छोटे-छोटे बहुत सारे काम की हूँ। तो जिसमें भी हाथ आज़माया है ना, तो वो मैंने कर लिया है। तो मुझे लगता है कि वो अपने आप से ही मेरे अंदर ये चीज़ें आती रहती हैं कि मैं कर लूँगी। बाकी मेरे घर का सपोर्ट बहुत रहता है, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, मेरे जो खास दोस्त हैं, वो लोग मुझे कहते रहते हैं कि तुम ये कर लोगी, तुम ये कर लोगे। तो वो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वज़ह से मैं करती चली जाती हूँ। तो जब आप आज जो भी अभी आपने इतना कुछ अचीव किया है, इतने लोगों से मिलती हैं, जब आप पीछे मुड़ के देखती हैं अपनी पूरी जर्नी को, तो आपको आपको कैसा लगता है उसको देख के? मतलब खुशी होती है या लगता है कि अभी अभी बहुत काम बाकी है, अभी बहुत कुछ करना है? क्या महसूस करती हैं? काम तो बाकी है, बहुत बाकी है। लेकिन पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे कभी-कभी मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे का याद नहीं करना चाहती। देखिए भूत के बिना भविष्य नहीं है। जी। अ अतीत के बिना हमारा भविष्य नहीं है। तो अतीत जब मैं याद करती हूँ तो मुझे थोड़ा दुःख होता है कि मुझे यहाँ नहीं होना था, मुझे तो एयरफ़ोर्स में होना था। जी। लेकिन जब मेरे सारे दोस्त, मेरे शुभचिंतक, मेरे घरवाले ये कहते हैं कि नहीं, शायद तुम एयरफ़ोर्स में रह के ये सारे काम नहीं कर पाती, जो आज कर रही हो। तो मुझे अच्छा लगता है। मैं पीछे भी जब देखती हूँ कि अरे मैं एयरफ़ोर्स में नहीं जा पाई, तो लगता है नहीं कोई बात नहीं। जहाँ मैं आज हूँ, शायद एयरफ़ोर्स में रह के मैं नहीं हो पाती। तो मुझे अच्छा ही लगता है, और काम तो बहुत बाकी है,
और मुझे लगता है उसके लिए उम्र कम है। ये कहना कितना ठीक होगा मुझे नहीं पता। लगता है उम्र बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा करना है। और इस ये भी किसी उससे नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत काम कर रही हूँ, इसका कोई गुमान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रही हूँ, उस क्षेत्र में लोगों की ज़रूरत है। लोग अपने नौकरियों में, हाय तौबा में, पैसे कमाने में लगे हुए हैं। बहुत लोगों की ज़रूरत है ज़मीन पे उतरने की। धरातल पे जाके देखिए, कैसे-कैसे लोग हैं, कैसे-कैसे रह रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, किस तरह की बातें करते हैं, उन्हें अपने हक अधिकार पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर एक दिन में एक आदमी को भी कुछ सिखा देती हूँ, एक बात भी, सपोज़ मैंने कल ट्रेन में आते समय एक थी, सेल टैक्स में थी, काफ़ी जी। पढ़ी लेडी थी, लेकिन वो लगातार जो है प्लास्टिक की बॉटल से पानी पी रही थी। तो मैंने मुस्कुरा के उनसे कहा कि आपको नहीं लगता कि हम लोग ही अगर प्लास्टिक की बॉटल यूज़ करेंगे, तो जिन्हें ज्ञान ही नहीं है कि इसका क्या फ़ायदा नुकसान होता है हमारे लिए या पृथ्वी के लिए, तो जी। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? तो पहले तो थोड़ी देर के लिए हम शर्मिंदा ही कहेंगे, जी। चुप हो गए शर्मिंदा होके। फिर थोड़ी देर बाद बातचीत हमारी ढंग से शुरू हुई, तो हमने कहा कि आप, परिचय कभी निकल गया उनका कि यहीं पे रहती हैं, दिल्ली के आस-पास। हमने कहा आपको मैं एक दिन बुलाती हूँ अपने घर डिनर पे और आपको बोतल गिफ्ट करूँगी। कह रही, "अरे नहीं-नहीं मैं खरीद लूँगी।" तो मुझे लगा कि मैंने एक आदमी को उस पूरे सफ़र में, जो भी 18 जी। घंटे का सफ़र था, मैंने एक आदमी को ये सीख जागरूक दी, किया। आपको प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदायक है, कैंसर होता है और पृथ्वी के लिए तो है ही है। जी। तो मुझे लगता है कि काम बहुत बाकी है और बहुत कभी-कभी लगता है कि बहुत छोटी-सी चीज़ से बहुत बड़ा काम हम कर देते हैं। पहला हमने स्टेप क्या, कहते हैं ना कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है कहीं न कहीं, कि हमने एक पहला स्टेप ले लिया, कि हमने सोचा कि ये ज़रूरी है करना, और अब हमको उसके बारे में आगे क्या कदम उठाना है। हाँ, आप बहुत बार हम हिचक जाते हैं कहने से कि पता नहीं सामने वाले को बुरा लगेगा, क्या बोल देगा, लेकिन ये हिचक भी धीरे-धीरे समय के साथ खत्म हुई और मैं इसके लिए कहूँगी कि सैल माथुर मेरी रोल मॉडल हैं, हिचक खत्म करने के लिए। वो लोगों से कुछ कहती हैं, लोग उनको तुनक के कुछ भी जवाब दे देते हैं, वो मुस्कुरा के महिला निकल जाती हैं। तो मुझे लगा कि यार वो भी तो लेडी है ना, कि कोई कुछ कह दे रहा है उसके बाद भी अपना काम नहीं रोक रही है। हर जगह बुक फेयर में पहुंची होगी, वो जाके सबको कह रही होगी कि प्लास्टिक के कप में चाय मत पीजिए। लोग उसे तिरछे देखने लगते हैं, फिर कहती है कि मत पिया करिए। वो दुनिया भर के एग्जाम्पल दे के समझाती है। तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है मैं कि मैं बिल्कुल इकलौती कोई आपकी नहीं। इस बात से सहमति रखती हूँ कहीं न कहीं, क्योंकि मैं खुद हेल्थ केयर बैकग्राउंड से हूँ और मैं खुद 10 साल से कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करती आ रही हूँ। तो मैं बखूबी समझती हूँ कि जो एक छोटी, और आजकल हम देखते हैं कि कुछ लोगों में हेरिडिटरी है, बट कुछ लोगों में तो एनवायरनमेंट एक्वायर्ड है। मतलब हमें पता ही नहीं होता है कि ये ऐसा क्यों हो गया अगले के साथ। वो तो टिटॉटलर था, वो तो ना शराब टच करता था, ना वो गुटखा पान मसाला खाता था, फिर भी हो गया क्योंकि हमने ये जो आपने बताया ना कि प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के सामान, कप्स यूज करना, ये अरे कोई बात नहीं, अरे चलता है एटीट्यूड बहुत ज्यादा है सब में कहीं ना कहीं। और वो चलता है में ये सी चीजें भी हम इतना ज्यादा अपने में समा चुके हैं कि हमें हम चीजों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो बिल्कुल। छोटी सी पहल भी बहुत बड़ी पहल है, मैं जरूर कहना चाहूंगी। जी, बिल्कुल। और इसी की ज़रूरत है कि छोटी-सी पहल करके हम लोगों को जागरूक करें, बताएँ कि आपके हक अधिकार, मेरा मेन मकसद रहता है कि लड़कियों, महिलाओं को बताएँ कि आपका हक अधिकार क्या है, अपनी बेटियों को पढ़ाइए और उन्हें अपने हक अधिकार जानने दीजिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है कहीं न कहीं जब एक बड़ा मास, एक कम्युनिटी, एक छोटा शहर ये फॉलो करने लगेगा, तो कहते हैं ना, जब एक 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 समूह उसको धीरे-धीरे फॉलो करने लगता है, समूह का साइज़ बढ़ता है, तभी उसपे लॉ आते हैं, तभी उसमें उतनी जागरूकता आती है और वो फिर वो अपनाया भी जाने लगता है। लॉ तो अभी भी शायद बहुत सारे हैं जो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। पर बिल्कुल, जब एक बड़ा समूह उसको मानने लगता है, तो सरकार को लगता है कि अब इसको सख्ती से अपनाया जाना भी लोगों में बहुत ज़रूरी है। इस पे भी सख्ती की बिल्कुल, जानी चाहिए। तो वो भी बिल्कुल। है। हम लोगों ने ये जो झोले का काम है उसको लेके हम नगर निगम तक गए हैं।
अभी नगर निगम से भी सांत्वना दिया गया है कि हाँ, हम आपके झोले ले लेंगे। और मतलब वो लोग तो बँटवाते रहते हैं ना झोले, जी, जी। लोगों को जागरूक करते रहते हैं वो भी। उन्होंने ये भी बिल्कुल। कहा कि अपने कुछ अभियान में हम आपको शामिल करेंगे और बाकी आपके जो लड़कियाँ झोला सिल रही हैं, वो हम लोग ले लेंगे। वाह! तो बहुत लेके हम सुंदर। नगर निगम तक पहुँचे हैं। अब देखिए अब बाकी देखिए ना, आगे क्या होगा। जैसे हम इन प्लास्टिक बैग्स की बात कर रहे हैं, वैसे ही अगर हम एसिड की बात करें तो बैन है मार्केट में। बैन है, फिर भी सब कुछ मिलता है मार्केट में, आज भी मिलता है। आज भी मैं भी बहुत छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, मैं कानपुर से हूँ। बड़े शहरों में तो नहीं उतना ओपनली मिलता है, मिलता भी है तो डाइल्यूटेड मिलता है। बट मैं आज भी अपने शहर जाती हूँ तो मुझे वो सड़क चलता भी बेचता मिल जाता है। तो कितनी बिल्कुल, आसानी से अवेलेबल है ये चीजें आज भी। बिल्कुल। और बड़े शहरों में भी अभी भी कहीं न कहीं पता नहीं कहाँ से लोगों को मिल तो जा ही रहा है। हम लोग अगर जाते हैं लेने तेज़ाब तो नहीं मिलता है, आपको ओरिजिनल तेज़ाब नहीं मिलेगा। और असल में तेज़ाब खरीदने के लिए सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत होती है, तमाम आपके पेपर्स की ज़रूरत होती है, तब आपको मिलता है। लेकिन जी। पता नहीं कहाँ से जो जितने इस मानसिकता के लोग हैं, क्रूर लोग हैं, पता नहीं कहाँ से ले लेते हैं। ये सारी महिलाएं जो ये सब जो हमें अभी सुन रही हैं, उनसे कुछ क्या क्या मैसेज आप देना चाहेंगी? क्योंकि वो बहुतों की माँ है, बहन है, परिवार चला रही है, गृहिणी है, कामकाजी है। कुछ कहिए उनसे, कुछ कुछ मैसेज देना चाहेंगी आप उनको? मैं ऐसा तो कुछ नहीं कह पाऊँगी एकदम कि ऐसा ही करें, लेकिन मुझे लगता है कि हर माँ को ये अपनी बेटी के लिए ये सोचना चाहिए कि वो अपने हक अधिकार के बारे में जागरूक रहे, वो बताएँ उन्हें, उन्हें उनकी सीमाएँ बताएँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं लेकिन माँ-बाप किसी न किसी कारण से रोक देते हैं। तो कोशिश करें कि वो जो कारण है, वो किसी वजह से पूर्ण हो जाए। सपोज़ जैसे उनके पास पैसे नहीं हैं, तो हमारे जैसे तमाम लोगों से वो बात करके, हमारी जैसी संस्थाओं से बात करके अपने बच्चों की पढ़ाई ना रोकें। अभी तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत मिडिल क्लास के लोग देख रहे होंगे, उनके जी। साथ ऐसी दिक्कतें नहीं आती होंगी, वो तो ज़ाहिर-सी बात अपने बच्चों को पढ़ाएँगे। लेकिन अगर ऐसी कोई महिला देख रही हैं जिनके घर के बच्चे की पढ़ाई रुक रही है, तो हमारे जैसे तमाम संस्थाएँ हैं, उन्हें फ़ोन करके बताएँ कि हमारी बेटी इस वजह से पढ़ नहीं पा रही है या बेटा नहीं पढ़ पा रहा है। तो बच्चों को पढ़ाएँ, जागरूक करें, उन्हें आगे बढ़ने दें, नौकरी-चाकरी करने दें। महिलाओं से तो यही कहूँगी, लड़कियों को ये कहूँगी कि पढ़ो, जितना पढ़ सकती हो, पूरा आकाश तुम्हारा है, उड़ो। चलते-चलते मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आप में इतना आत्मविश्वास, इतनी जिजीविषा मैं देखती हूँ, इतने सारे लोगों से कनेक्ट होते हो, आप बात करते हो। पता नहीं, कोई कुछ कहता है, आप बता रहे हैं जैसा कि अपने अनुभवों के आधार पर। तो एक वो जो थिक स्किन है कि कोई कुछ भी कहे, क्या फ़र्क पड़ता है, उसके पीछे का क्या राज़ है? दरअसल राज नहीं है, दरअसल एक उम्र के बाद आप चीज़ों को समझने लगते हो कि अब सपोज़ मैं यहाँ बैठी हूँ और वहाँ से आप कुछ हमें बुरा-भला कह रहे हैं। तो मैंने बहुत समय के बाद ये सीखा, और कई लोगों से सीखा, जीवन में बहुत सारे लोग आते जाते हैं। आप जो भी हो ना अंजलि, सिर्फ़ अपनी वजह से नहीं हो। हमको बिल्कुल, एक किसी एक व्यक्ति को बनने में तमाम लोगों का हाथ होता है। निश्चित रूप उसी से। तरह हमारे जीवन में भी तमाम लोगों के हाथ हैं। तो अगर कोई कुछ कह रहा है, एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल से हम आपको ये बात समझा देते हैं। एक बार मेरे घर में कोई बात हो रही थी, तो मेरे ही पटीदारी के लोग मुझे कुछ बुरा-भला कह रहे थे, गाली-वाली दे रहे थे। तो मेरा ड्राइवर, गोरखपुर की बात है, जी। मेरे ड्राइवर आए और वो मुझे लेके आ रहे थे स्टेशन, मुझे वहाँ से आना था दिल्ली। तो उनसे उन्होंने कहा कि मैम बड़ा चुप-चुप हैं, हम लोग की मतलब ऐसी बात होती रहती थी। वो हुँ, बहुत हुँ। अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि बहुत चुप-चुप हैं, मूड खराब है क्या? तो हमने कहा कि ऐसे-ऐसे मतलब हुआ है, बड़ा खराब सा लग रहा है कि हम लोग सभ्य समाज से, परिवार से होके और ऐसी बातें किए हैं, तो मुझे बड़ा खराब लग रहा है आज। ये बहुत पुरानी बात है। जी। तो उन्होंने तुरंत अपने जेब से ₹10 निकाले, ड्राइवर ने मेरे, और उन्होंने कहा कि मैम ये लीजिए। हुँ। तो हमने कहा कि ये क्यों? मैं क्यों आपके पैसे लूँ? तो उन्होंने कहा नहीं लीजिए ना। तो हमने कहा नहीं, नहीं, मैं क्यों लूँ? वो आपके पैसे हैं। तो फिर उन्होंने जेब में रखते हुए कहा कि देखा ना, जितनी बुरी बातें लोगों ने कही है ना, आप तक नहीं पहुँची।
क्योंकि आपने कुछ लिया ही नहीं। तो इसी तरह करना पड़ता है कि सामने वाला जो बोल रहा है ना, वो उसका है। अंजलि अगर गाली दे रही हैं मुझे, गाली ज़रूर मुझे दे रही हैं, लेकिन वो अपना परिचय दे रही हैं। बिल्कुल। वो क्या हैं, वो अपना परिचय दे रही हैं। तो बस यही सोच के सबको इग्नोर कर दिया जाता है। जिसके पास जो है वो वही तो देगा, और ये हम पर है कि हमें वो लेना है या नहीं। लेना है या नहीं। और कभी-कभी बुरा लग भी जाता है, ऐसा भी नहीं है, हम लोग भी तो भाई इंसान ही है ना, ईश्वर तो है नहीं। कभी-कभी बुरा लग भी जाता है, तो भी उसको अंदर ही दबा के ऊपर हम कुछ और बोल रहे होते हैं कि जाने दो, नहीं ये तो वो खराब आदमी ही है और ये ऐसा ही कहेगा। तो इग्नोर करना पड़ता है। काम करते समय बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिसको इग्नोर करना पड़ता है। कहावतों से लोगों के जो जिसकी अभी हमने कहानी सुनाई है, इन सब बातों को याद करके लगता है कि नहीं-नहीं ठीक है, उनको कहने दो, वो अपना परिचय दे रहे हैं, डोंट वरी। बिल्कुल, तो आज की हमारी जो बातचीत थी उसके 2 लेसन्स यहाँ से हम लेके जा सकते हैं। एक तो ये कि जिसको जो कहना है कहने दीजिए, आप अपने काम में लगे रहिए, और जिसके पास जो है वो वही देगा। आप उससे एक्सपेक्ट मत करिए, ये आपके हाथ में है कि आपको उससे क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। और मैंने आज आपसे बात करके सबसे बड़ी चीज़ सीखी, और मेरी बड़ी बिंदियों ने भी, वो ये कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हम चाहते हैं, कुछ होता है और कुछ नहीं होता है। पर जो होता है शायद वो भी हमने नहीं सोचा था, वो एक 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 बिल्कुल तरह से हमारे लिए उपहार की तरह, जो हमने सोचा ही नहीं था। जैसे मेरे लिए आप आज यहाँ पे हैं, मैं फिर से अरे! कह दूं तो शुक्रिया। जो मिल रहा है वो भी तो नहीं सोचा था, उसके बारे में भी तो सोचिए, हमें जो मिलता जा रहा है। पीछे वाली बिल्कुल, चीजों के बारे में गिल्ट ना लें कहीं ना कहीं, वो भी हाँ। बात। दरअसल क्या होता है, वो सारी चीज़ें तब होती हैं, मुझे मुझे ये लगता है कि जब अपना खुद का भी बहुत सामाजिक विकास नहीं हुआ रहता है, मानसिक विकास भी बहुत धी बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि 16-17 साल, 28 साल, 21 साल का हो गया, उसकी तो उम्र बालिग मानी गई है, तो वो 21 साल में बहुत समझदार हो जाता है। नहीं, अनुभव तो बहुत देर से आता है और बहुत लोगों के मिलने के बाद आता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि नहीं, हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि अरे! हमें तो ये बनना था और मैं ये कैसे बन गई? लेकिन वहीं पे आपके साथ कोई एक दोस्त आपका खड़ा होता है, किसी भी तरह से, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे कहीं भी हो, तो आपके साथ ही बिल्कुल। खड़ा है। वो आपके साथ खड़ा होता है और आपको बताता है कि नहीं, नहीं, तुम जहाँ खड़ी हो ना, वो बहुत अच्छी जगह है। मैं 4-5 साल पहले की बात है, एक शेयर कर रही हूँ आपसे अनुभव। जी। मेरी गाँव की एक दोस्त है, तो 4-5 साल पहले वो हमसे बात कर रही थी, तो कुछ ऐसी बात हो गई और मैं थोड़ी-सी इमोशनल हो गई। मैंने कहा, "यार, मैं एयरफ़ोर्स में नहीं जा पाई।" बहुत दिनों बाद उससे बात हो रही थी। तो बोली कि, "अच्छा, दोबारा मत कहना।" तो हमने मतलब इमोशनल होने पे वो की कि मतलब जी। दोबारा ऐसी बातें मत कहना करना। तो हमने कहा क्यों? बोली आज तुम जहाँ हो एयरफोर्स में तुमको इतने लोग जानते क्या? तो मुझे हँसी आ गई कि मतलब लोग जानने से मेरी नौकरी का क्या लेना-देना यार? मुझे तो मन था एयरफोर्स में जाने का। मैं आज भी उसकी बात याद करके मुझे वो हो रहा है कि किस तरह उसने कहा कि आज तुमको इतने सारे लोग जानते हैं, इतनी सारी चीज़ों के लिए कुछ परेशानी होती है तो लगता है कि शालिनी को फ़ोन कर लो। तुम्हें लग रहा है कि तुम एयरफोर्स में नहीं गई। तो ऐसी बातें भी ना आपको बाद में जो है बल देती हैं और ऐसे ही तो सीखते हैं हम, अनुभव से सीखते बिल्कुल। हैं, लोगों के बताने से हम जानते हैं कि हम सही जगह पे हैं, सही रास्ते पे हैं, सही काम कर रहे हैं और सही लोगों तक पहुँच रहे हैं। और दूसरी बात दीदी, मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूंगी, वो ये कि हम कई बार शायद वो एक ह्यूमन बिहेवियर ही मैं बोलूंगी उसको, कि हमारे पास जो होता है ना वो हमें कमी लगता है। जो दूर की चीज है, जिसको कहते हैं दूर के ढोल सुहावने, उसके अपने चैलेंजेस होंगे, ऑफ कोर्स उसके अपने फायदे भी होंगे। पर इसके क्या है, जो हमारे पास अभी अवेलेबल है सामने, वो हम सभी ऐसा करते हैं। हम कहीं ना कहीं उसको कमतर आंकते हैं, और जो नहीं मिला वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो हाँ, लेकिन अब इस समय में जाके मैं ऐसा नहीं सोचती और ख़ास तौर से इसमें मेरे हस्बैंड का योगदान है कि वो मुझे बताते रहते हैं कि नहीं, अभी जो कर रही हो, वो बहुत अच्छा कर रही हो। तो मैं फ़िलहाल अब ऐसा नहीं सोचती कि मैं वो होती तो ये होता, वो होती तो अच्छा होता, नहीं। अब मैं संतुष्ट हूँ जिस काम में अब आगे कदम बढ़ा है, बस इसी में मुझे इसी को आगे बढ़ाते चले जाना है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस पे काम कर रही हूँ या अभी महिलाओं के लिए मैंने एक बिज़नेस की तरह शुरू कर दिया है, वो पॉलिथीन के खिलाफ है, लेकिन है तो बिज़नेस ही, उन लोगों को कुछ पैसे मिल रहे हैं तो बिज़नेस ही है। तो मैं अभी संतुष्ट हूँ। मुझे अब कोई मतलब मेरे अंदर भटकाव नहीं आता
कि अरे मैं वो होती या ये कर लेती, अब नहीं, अब मैंने जो किया है उसी पे मुझे लगता है शायद ये एक उम्र का तकाजा भी है कि अनुभव के साथ आदमी मेच्योर होता है ना, तो वो अनुभव कह रहा है कि नहीं, अब जो रोड आपने पकड़ा है, जो पगडंडी पकड़ी है, उसी को रोड बनाना है। आज की दोपहर, आज की छुट्टी पूर्णतः सार्थक थी और I'm श्योर मेरे साथ-साथ मेरी सारी बड़ी बिंदियों को भी आपसे बात करके बहुत मज़ा आया होगा, बहुत बहुत कुछ सीख के जाएँगे, हम थोड़े से और एनरिच होके यहाँ से जाएँगे, आपके अनुभव हम भी अपने जीवन में अपनाएँगे और बहुत अच्छा लगा शाली दी आपसे बात करके आज बड़ी बिंदी पर। बहुत शुक्रिया और सारी जितनी बड़ी बिंदी वाली सखियाँ हमारी देख रही हैं, उन सभी को बहुत-बहुत प्रेम से नमस्कार मैं करती हूँ और बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे जोड़ा और हमसे बातचीत की। मैं अपनी सभी बड़ी बिंदियों की तरफ से और बड़ी बिंदी टीम की तरफ से भी आपको और मेरा रंग फाउंडेशन को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और चाहूँगी कि आप जो भी करना चाहें उस क्षेत्र में खूब आगे बढ़ें। और साथ के साथ मैं अपनी सभी बड़ी बिंदियों को एक बार यहाँ फिर से बताती चलूँ कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाय मी अ कॉफ़ी का एक लिंक मिलेगा, जिससे आप कम से कम 1 और अधिक से अधिक कितनी भी कॉफ़ीज़ ले सकते हैं, जो धनराशि है, ये कैंसर सर्वाइवर्स के लिए जाती है। तो फिर से मिलते हैं अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।